पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों को, चंद्रबरदाई जी की अस्थियों को वापस भारत लाने का कार्य हो अफ़गानिस्तान से, और चाहे जीवन का कोई भी कार्य हो, मेरा ऐसा मानना है निजी रूप से कि मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। ईश्वर जिससे जो कराना चाहता है उसको माध्यम बनाता है। ये मुझे खुशी है कि जो वह ताकत है उसने मुझे इस चीज़ के लिए माध्यम बनाया। लोकतंत्र नहीं आया था 1947 से पहले, तो हजारों हजारों सालों तक सिर्फ क्षत्रियों के झंडे थे। उस क्षत्रियों के झंडे पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद था, हमारे पिछड़े भाइयों का, हमारे पिछड़ी जाति के भाइयों का, हमारे दलित भाइयों का उसमें सहयोग था, और वो झंडा सबके साथ न्याय करते हुए, सभी के अधिकारों की रक्षा करते हुए कार्य करता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में अनेक जातियों ने अपने अपने राजनीतिक झंडे बनाए, क्योंकि उसके माध्यम से ही सत्ता प्राप्त की जा सकती थी। दुर्भाग्य ये रहा कि क्षत्रिय समाज ने, जो एक न्यायप्रिय समाज है, इस समाज ने अपना कोई झंडा नहीं बनाया। देखिए, मेरी छवि अगर कट्टर राजपूत की रही है तो इस देश के लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही ऐसा है कि जब वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता है तो वो सभी की रक्षा करता है। और इतिहास गवाह है कि जिसने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया उसने अपने बच्चों तक को राजा होते हुए मृत्युदंड दिया, सजाएं दी, दूसरे समाज के लिए अपनी गर्दनें कटवाई। तो जो आज ये कहे कि मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ, तो इस देश के लिए और समाज के हर जाति और वर्ग के लिए ये एक सौभाग्य की बात है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी का वोट कटे या किसी का जुड़े। इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि जीत हो, और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य इसी राह पर जारी है और भारी संख्या में जो है विधानसभा में सीटें जीतेगी। 17 फरवरी 2000 को दिल्ली में उस वक्त सनसनी फैल जाती है जब हत्या के आरोप में जेल में बंद एक शख्स पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। वो शख्स उसके बाद अफगानिस्तान जाता है और वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को, जो कि सदियों से अपमान झेल रहा होता है वहाँ पे, उसे लेके फिर वापस भारत आ जाता है और उसे हुबली नदी में प्रवाहित कर देता है। अभी तक आप शख्स का नाम जान गए होंगे। नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। हमारे साथ शेर सिंह राणा है, राजपूतों के बड़े नेता माने जाते हैं। इनका जो जीवन है बहुत ही नाटकीय रहा है, बहुत ही फिल्मी रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिलहाल राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी हाथ आजमा रही है। इनसे ही हम बिहार में इनकी सियासी संभावना और साथ में इनके जीवन के कुछ खास पहलू पर बातचीत करेंगे। शेर सिंह राणा जी, पहले तो स्वागत है गाँव तक बिहार में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सब दर्शकों को मैं बहुत प्रणाम करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। शेर सिंह जी, पहले तो आप कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए, हमारी जो तैयारी है वो 243 सभी विधानसभाओं पर पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर कर तैयारी की हुई है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो हमसे समझौता करने की इच्छा रखते हैं। इसका फैसला आज या कल सुबह तक ले लिया जाएगा गठबंधन से संबंधित। अगर हमारी विचारधारा से कोई दूसरा राजनीतिक दल सहमति प्रकट करेगा तो हमें गठबंधन में भी कोई समस्या नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर 243 सीटों पर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य अपने चारपाई के निशान पर चुनाव लड़ने जा रही है। संभावना क्या देखते हैं? देखिए, संभावना, जो योद्धा होते हैं, ये तो योद्धाओं का राजनीतिक दल है। योद्धा कभी हार जीत की फिक्र करके युद्ध नहीं लड़ते। तो योद्धा तो युद्ध लड़ता है, और जो कृष्ण जी ने कहा है महाभारत में, गीता के अंदर, कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य बिहार की राजनीति के अंदर एक तूफान लाने वाली है, और या तो पूर्ण सत्ता या तो सत्ता में भागीदारी इस पार्टी की रहेगी, और चाबी जो है सत्ता की वो आरजेपी सत्या के पास इस बार रहेगी, आप देखेंगे। और मुझे विश्वास है कि
हम समाज का भला उस माध्यम से कर पाएंगे। बिहार की सियासत में तेजी से बदलाव आ रहा है। कई जो स्थापित राजनेता हैं उनको जो इस बार जो मजबूत गठबंधन है उनमें स्थान नहीं मिल पा रहा है और उनको लोग वोट कटवा अभी से ही कहने लगे हैं। कहीं ये ठप्पा आप पे भी नहीं लग जाए? देखिए, अगर आप बात नेताओं की करेंगे, ये एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल में और नेता में एक अंतर है। नेता निजी स्वार्थ के हिसाब से दल बदलता है और काम करता है। इसलिए जो कल तक जेडीयू में था, हो सकता है वो आरजेडी में हो, और जो कल तक भाजपा में था आज वो कांग्रेस में हो, क्योंकि उनका व्यक्तिगत जो चरित्र है वो मात्र सत्ता है। लेकिन ये एक राजनीतिक दल है जो एक सिद्धांत को लेकर चल रही है। इसका एक मैनिफेस्टो है, इसकी एक विचारधारा है और ये एक मिशन है। और ये किसी एक आदमी का सोच या मिशन नहीं है, इसमें लाखों लोगों का एक सहयोग है। तो ये किसी एक आदमी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया हुआ राजनीतिक दल नहीं है। ये समाज को और प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने के लिए बनाया हुआ एक राजनीतिक दल है। इसलिए ये कहना, इसका कंपैरिजन एक नेताओं से करना, क्योंकि हमारी पार्टी में भी कई नेता आएंगे, कई जाएंगे, जो निजी स्वार्थ के हिसाब से आते हैं, स्वार्थ पूरा ना होते हुए देख वो कहीं और जाते हैं, और कई लोग हमारे साथ भी आएंगे। लेकिन एक होते हैं जो पार्टी की नींव होते हैं, जो उसकी रचना करते हैं, तो वो सदा उसमें रहते हैं और उस मिशन पे अपने काम करते हैं। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी का वोट कटे या किसी का जुड़े। इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि जीत हो, और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य इसी राह पर जारी है और भारी संख्या में जो है विधानसभा में सीटें जीतेगी। आपकी छवि कट्टर राजपूत की रही है। आज की सियासत में एक जाति के बदौलत क्या सफलता हासिल की जा सकती है? देखिए, मेरी छवि अगर कट्टर राजपूत की रही है तो इस देश के लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही ऐसा है कि जब वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता है तो वो सभी की रक्षा करता है। और इतिहास गवाह है कि जिसने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया उसने अपने बच्चों तक को राजा होते हुए मृत्युदंड दिया, सजाएं दी, दूसरे समाज के लिए अपनी गर्दनें कटवाई। तो जो आज ये कहे कि मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ, तो इस देश के लिए और समाज के हर जाति और वर्ग के लिए ये एक सौभाग्य की बात है। और मैं आपको बता दूं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। ये राजनीतिक झंडा लेकिन हमने इसलिए नहीं बनाया कि हम सिर्फ राजपूतों के लिए ही काम करेंगे या सिर्फ राजपूतों को ही देंगे। ये झंडा इसलिए बनाया गया है कि सभी जाति, सभी धर्मों को जो उनका अधिकार है वो उनको देंगे, लेकिन राजपूत समाज का जो अधिकार है वह भी किसी को छीनने नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चों का जो अधिकार है वो कोई ना छीने, बाकी जिसका जो अधिकार है। इसीलिए हमारे साथ चाहे हमारे दलित भाई हों, चाहे हमारे पिछड़े भाई हों, चाहे हमारे मुसलमान भाई हों, चाहे स्वर्ण जाति की अन्य जातियां हों, सभी का इसमें सहयोग है। और चारपाई पर सभी लोग जो है बैठे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि हर वर्ग जो है इस झंडे को बढ़ाने में सहयोग करेगा। आपका जीवन नाटकीय रहा है कहा जाए और फिल्मी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जो यहाँ से अब जेल से बाहर निकलना, फिर अफगानिस्तान जाना और वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत लाना, क्या इतना आसान काम था? देखिए, चाहे पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों को, चंद्रबरदाई जी की अस्थियों को वापस भारत लाने का कार्य हो अफ़गानिस्तान से, और चाहे जीवन का कोई भी कार्य हो, मेरा ऐसा मानना है निजी रूप से कि मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। ईश्वर जिससे जो कराना चाहता है उसको माध्यम बनाता है। ये मुझे खुशी है कि जो वह ताकत है उसने मुझे इस चीज़ के लिए माध्यम बनाया, और अब हम एक राजनीतिक दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो समाज के हर जाति, हर वर्ग को अधिकार देते हुए सबको साथ लेकर चले। और ये मुझे एक माध्यम उसने बनाया, और इसमें कई मेरे जो बहुत
आदरणीय सहयोगी हैं, वो ऐसे अच्छे सहयोगी मुझे इस कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए ईश्वर ने दिए। मुसलमान हो, हिंदू हो, हर जाति के साथी हमें मिले हुए हैं। तो मैं इसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मिशन के लिए मुझे और मेरे सहयोगियों को चुना और हमें सफलता प्राप्त होगी। पृथ्वीराज चौहान की कहानियों को लोग बड़े चाव से सुनते हैं और उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम भी जुड़ गया है। जब पृथ्वीराज चौहान की कहानी जब भी सुनाई जाती है तो एक शीर्ष राणा की भी कहानी जुड़ जाती है कि उन्होंने जो अपमान था उस अपमान को धो दिया। तो ये आप किए कैसे, कैसे वहाँ तक पहुँचे और कैसे वहाँ से अस्थियों को लेकर भारत आए? देखिए, मैं जैसे आपने शुरुआत की थी सन 2004 17 तारीख को, मैं 17 फरवरी मैं तिहाड़ जेल से अफ़गानिस्तान जाने के लिए फ़रार हुआ, जो कि आज तक के देश की सबसे बड़ी फरारी मानी जाती है। बांग्लादेश, दुबई होते हुए मैं अफ़गानिस्तान। तिहाड़ सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है। जी बिल्कुल, तिहाड़ जेल पूरे एशिया का सबसे बड़ा और सुरक्षित जेल मानी जाती है और ये एक ऐतिहासिक फरारी भी मानी जाती है, जिसमें ना किसी को मारा गया, ना किसी को धक्का दिया गया, ना किसी को परेशान किया गया और जेल से निकला गया। तो जेल से निकलकर अफ़गानिस्तान पहुंचा, वहाँ काबुल, कंधार, गजनी, हेरात, कई अन्य शहरों में जाकर मैंने उसकी खोजबीन की जो हम समाधि थी। और 2 महीने के प्रयास के बाद, जिसमें कई बार मेरे जीवन को खतरा भी महसूस हुआ, 2 महीने के प्रयास के बाद गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे वो समाधि थी और जैसा सुना था वैसा ही पाया। जूते चप्पल उसके ऊपर रखे हुए थे। मन को बड़ा कष्ट हुआ देखकर कि 800 सालों से भी ज़्यादा हमारे देश के हर जाति, हर धर्म का अपमान करने के लिए इन लोगों ने ऐसा कृत्य किया हुआ है। और 800 सालों से भी ज़्यादा क्यों ईश्वर ने ऐसा मौका किसी को नहीं दिया कि उनकी, हमारे महान पूर्वज की समाधि वापस लेकर आते। लेकिन समय की बात है और ऐसा, क्योंकि ऊपर वाले ने लिखा हुआ था, हर एक कार्य हर एक के किसी किसी के हाथ से लिखता है। उसके बाद मैंने प्रयास किया कि भाई इसको खोद कर वापस भारत लेकर आएँ। अनेक प्रयास किए, शुरुआती प्रयास असफल हुए। असफल प्रयास के दौरान मुझे पकड़ भी लिया गया, लेकिन जीवन की मेरे रक्षा हुई। ऊपर वाले ने, आप सबके आशीर्वाद ने मेरी रक्षा की और प्रयास मैंने निरंतर जारी रखा और फिर कामयाबी मिली। उनकी मिट्टी खोदकर वापस भारत लेकर आया और गंगा जी में उसको प्रभावित किया। और जो दूसरा सामान था वो क्षत्रिय महासभा वालों को और दूसरे कई संगठनों को दिया गया, जिन्होंने उनका स्मारक जिला मीनपुरी उत्तर प्रदेश में बनाया, वो सभी सामान रखकर। अच्छा, आप कब सोचे थे कि ऐसा ऐसा काम करना है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की कहानी तो हर एक बच्चा और हर एक भारतीय के जो वाणी है और हर एक भारतीय के मनोमानस पे पृथ्वीराज चौहान छाए हुए हैं, लेकिन ये काम करना है, ये सबके बस की बात नहीं थी। आप कब सोचा था कि ऐसा करना है? देखिए, जब मैं सन 2001 में तिहाड़ जेल मुझे भेजा गया एक मुकदमे के सिलसिले में, तो तब मेरे को हाई सिक्योरिटी वार्ड में वहाँ रखा गया। तो मेरे साथ तालिबानी आतंकवादी भी थे। एक दिन अचानक ही अखबार में मैंने न्यूज़ पढ़ी कि बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं, उसमें कई क्षत्रिय संगठन हैं, जो लोग जो है बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे जो आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान से भारत सरकार लेकर आए। तो जब मैंने वो संगठनों के द्वारा इस तरह का प्रोटेस्ट देखा, तो अखबार में मैंने पढ़ा। तो मैंने, जो मेरे साथ ताजा खान और गयूर खान नाम के 2 टेररिस्ट थे अफ़गानी तालिबानी, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, आपके देश में ऐसे मतलब किया जाता है और ये तो सभी लोगों की, मतलब किसी जो जीवित नहीं है इंसान, उसके लिए इस तरह का अपमान करना ये अच्छी बात नहीं है। और अब आप देखिएगा भारत सरकार इसको वापस लेकर आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे संगठन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि जब 800 सालों में कोई नहीं ला पाया तो अब कौन लेकर आ जाएगा, और आपके देश में इतनी हिम्मत किसी की, सरकार की या व्यक्ति की नहीं है
ये तो हम ही लोग हैं जो वहाँ से आके कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये कार्य मैं करूँगा। मैंने क्या कहा, मेरे मुंह पर सरस्वती जी बैठी थी जबान पर, खुद ही मुंह से निकल गया। खुद ही निकल गया तो अगले दिन मैं खुद परेशान, क्योंकि लोग मजाक उड़ाने लगे, हाँ जी कब जा रहे हो तिहाड़ जेल से। तो फिर प्रयास किया कि भाई यहाँ से निकला जाए और निकल के अफ़गानिस्तान जाया जाए, और कई उसमें प्रयास उसमें भी असफल हुए, जेल से निकलने वाले उसमें भी। किंतु जब आप दृढ़ निश्चय करेंगे किसी कार्य के लिए, मनुष्य के जीवन में सफलता का सिर्फ एक ही राज है, बाकी तो ऊपर वाला करने वाला होता है, वो है सिर्फ दृढ़ निश्चय। तो हम, प्रभु ने ऐसा हमें बुद्धि दी हुई है, ऐसा मन दिया हुआ है कि हम दृढ़ निश्चय करने वाले व्यक्ति हैं। हार हो जीत हो कोई परिणाम हो, जो निश्चय करते हैं पहले उस पर विचार करते हैं, साथियों के साथ बात करते हैं, और जब ये समझ जाते हैं कि हाँ यही समाज के उत्थान के लिए अच्छा है, तो फिर उस पर काम करते हैं। तो दृढ़ निश्चय के कारण उसमें सफलता प्राप्त हुई। अच्छा, आपने बताया कि वहाँ आपको पकड़ भी लिया गया। अच्छा, वहाँ का भी कोई ऐसा कोई आपको व्यक्ति मिला, कोई शख्स मिला जो आपका सहयोग किया? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं वहाँ तो अफ़गानिस्तान अकेला गया था, लेकिन वहाँ पर मैंने एक टीम तैयार करी जिन्होंने बहुत सहयोग मेरा किया, और उनके सहयोग के कारण ही सफलता भी मिली। जी। जब भारत में राजपूतों का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके राजपूत आज हाशिए पर चला गया है। राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो राजपूतों का आज वो पूछ नहीं है जो कि कभी हैसियत हुआ करती थी। क्या वजह मानते हैं? इसकी सिर्फ एक ही वजह है जो मेरे समझ में आई, और वही मैं जब अभी पीछे जागरूक अभियान हमने चलाया हुआ था पूरे बिहार में, पार्टी के सब पदाधिकारियों ने, तो सभी लोगों को हमने जो कारण इसका बताया, उसका कारण है झंडा। देखिए, जब लोकतंत्र नहीं आया था 1947 से पहले, तो हजारों हजारों सालों तक सिर्फ क्षत्रियों के झंडे थे। उस क्षत्रियों के झंडे पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद था, हमारे पिछड़े भाइयों का, हमारे पिछड़ी जाति के भाइयों का, हमारे दलित भाइयों का उसमें सहयोग था, और वो झंडा सबके साथ न्याय करते हुए, सभी के अधिकारों की रक्षा करते हुए कार्य करता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में अनेक जातियों ने अपने अपने राजनीतिक झंडे बनाए, क्योंकि उसके माध्यम से ही सत्ता प्राप्त की जा सकती थी। दुर्भाग्य ये रहा कि क्षत्रिय समाज ने, जो एक न्यायप्रिय समाज है, इस समाज ने अपना कोई झंडा नहीं बनाया, और जो अन्य जातियों ने झंडे बनाए, राजनीतिक झंडे, उन्होंने अपने समाज के अलावा सभी के साथ भेदभाव किया। और उस भेदभाव का कारण है कि राजपूत की बात आप छोड़िए, जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, अगर लालू यादव जी पिछड़ों की राजनीति करते हैं तो वो यादव समाज के अलावा किसी को कुछ नहीं देते, जबकि पिछड़े तो हमारे राम प्रसाद बिंद भी हैं, हमारा बिंद समाज है, हमारे निषाद भाई हैं, और भी कई अन्य समाज हैं, को जो दलितों की राजनीति करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो सिर्फ अपने जो जाति है, क्योंकि दलितों में भी अनेक जातियां हैं, पिछड़ों में भी अनेक जातियां हैं, तो अपनी जाति के अलावा दलित समाज के जो अन्य जातियां हैं, मान लीजिए मायावती जी सत्ता में आती हैं तो सिर्फ जाटव समाज को ही सब कुछ देती हैं। हमारे जो वाल्मीकि भाई हैं, हमारे जो खटीक भाई हैं, हमारे जो धानक भाई हैं, उनको भेदभाव करके कुछ नहीं दिया जाता। लेकिन ये जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य नाम का जो झंडा है, ये हर जाति हर वर्ग के साथ समान अधिकार के साथ उनके अधिकार उनको देगी, चाहे वो हमारा कोई दलित भाई हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे हमारा जनरल कास्ट का भी कोई भी जाति हो, चाहे हमारा ब्राह्मण भाई हो, चाहे हमारा भूमियार भाई हो। सिर्फ इसको बनाने का मकसद ये है कि हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो। इसका मकसद ये नहीं है कि किसी के अधिकार को छीन लो। और आज अगर आप डेमोक्रेसी में बात करें, लोकतंत्र में बात करें, तो देखिए, ये जो आपने शुरू में बोला कि भाई आपको तो कट्टर राजपूत माना जाता है, तो मुझे आप ये बताइए, क्या शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य कल सत्ता में आ जाती है, तो क्या हम लोग किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को ओबीसी या
जो दलित समाज के लिए कोई योजना निकली है या नौकरी निकली है, क्या उनको हम दे सकते हैं? जिस वर्ग का जो कोटा है वो तो उसी वर्ग को दिया जाएगा ना। इसीलिए जब लालू प्रसाद यादव जी सीएम थे तो उन्होंने जो ओबीसी का कोटा होता था, चाहे वो नौकरियां थी, चाहे वो जो है कोई योजना थी, उसमें सिर्फ यादवों के अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। अब नीतीश कुमार जी हैं तो उन्होंने, क्योंकि कुर्मी समाज भी पिछड़े वर्ग में आता है, तो उन्होंने पिछड़े वर्ग में जो है कुर्मी समाज के अलावा ना यादव भाइयों को दिया, ना तो बिंद भाइयों को दिया, ना किसी को दिया। तो वो अपने ही पिछड़े जाति के नाम की राजनीति करते हुए अपने ही जो अन्य वर्ग हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन ये पार्टी किसी के साथ चाहे भी तो भेदभाव नहीं कर सकती, क्योंकि अगर शेर सिंह राणा चाहे भी तो किसी राजपूत को जो है ओबीसी के कोटे में नौकरी नहीं दे सकता, एससी के कोटे में कोई योजना का लाभ नहीं दे सकता। तो हम तो जिनके साथ भेदभाव हुआ है इन दोनों के सत्ता में रहने के दौरान, तो यादव समाज को और जो हमारे कुर्मी समाज के भाई हैं उनको लिए ज़रूरत है कि उनको विचार किया जाए कि इस वर्ग से निकालकर जो है जनरल कास्ट में या तो शिफ्ट किया जाए या तो आरक्षण से थोड़े समय के लिए हटाया जाए, और इसी ओबीसी वर्ग की जो अन्य जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए करीब 5 से 10 साल तक लगातार, और नियम बनाकर जो यादव समाज के भाई हैं या जो कुर्मी भाई हैं इनको 10 साल के लिए इस कोटे से अलग किया जाए। इसी तरीके जो एससी समाज का जो कोटा है उसमें भी सिर्फ 1-2 जातियों ने ही लाभ उठाया है, उनको भी कुछ समय इसके लाभ से साइड करके दूसरी जो जातियां वंचित हैं, आज भी आप गाँव में जाएंगे, गांव-गांव के अंदर लोग भूखमरी है, बेरोजगारी है। क्यों है? क्योंकि रामविलास पासवान जी का लड़का उसको आरक्षण की मलाई चाटने में लगे हुए हैं। तो उनको क्या ज़रूरत है? वो अपने हिस्से की मलाई जो है अगर किसी गरीब व्यक्ति को दे दें तो क्या समस्या है? तो हमारा ये कहना है कि जिसकी जो ज़रूरत है उसको वो उसका लाभ दिया जाए, और उसी पर ही राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य अपना काम कर रही है। हर एक पार्टियां हैं वो कहती है कि हम अगड़ों के समर्थक है, अगड़ों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब SC/ST एक्ट को जब कोड उसको कहता है कि नहीं इसको परिभाषित किए जाने की ज़रूरत है और जो कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, तब फिर सभी पार्टियां एक हो जाती है, कहती कि नहीं ये तो गलत है, कोर्ट के फैसले को बदल देती है। कहीं शेर सिंह राणा भी तो कहीं आगे जाके जब सफलता मिल जाएगी तो ऐसा नहीं करेंगे? देखिए, आपने मुझे क्योंकि शुरू में ही कहा कि जी आप तो कट्टर राजपूत हैं, और मैंने आपको उसका जवाब दिया कि क्षत्रिय न्यायप्रिय और न्याय करने वाला होता है। देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य हो और चाहे शेर सिंह राणा हो, हमेशा न्याय करेंगे। अगर कोई गलती राजपूत समाज का व्यक्ति भी करेगा तो उसको भी दंड देकर उसके साथ न्याय करेंगे। ये जिस SC/ST कानून की बात का आपने करी, SC/ST कानून बनाने में कोई समस्या नहीं है। ये मैं ऑफिशियली राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की विचारधारा, शेर सिंह राणा की विचारधारा बता रहा हूँ कि हरिजन एक्ट को बनाने में कोई समस्या नहीं है। समस्या इसमें है कि जो उसमें आपने लाइन जोड़ी है कि बिना जांच करे ही जेल में डाल दो। अगर कोई राजपूत किसी दलित भाई के साथ बदतमीजी करता है, उसका अपमान करता है, उसके साथ मार पिटाई करता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है और उसको जेल भेजा जाता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसे राजपूत भाई का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन उसका लाभ अगर कोई SC समाज का गलत व्यक्ति उठाकर किसी निर्दोष स्वर्ण जाति के, पिछड़ी जाति के, अल्पसंख्यक किसी मुसलमान भाई को अगर जेल भेजता है सिर्फ पैसे के लालच में या अपनी दुश्मनी निकालने के लिए निजी रूप से कि इसने मुझे जाति सूचक शब्द कहे, तो ये इस कानून का दुरुपयोग है और सब जानते हैं कि भारी इसका दुरुपयोग होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइन दी थी कि आपके अगर इसमें कोई आरोप लगाता है तो पहले उसकी जांच कर ली जाए। जांच में अगर पाया जाए कि गलती है उसकी तो उसको जेल भेजा जाए, अगर पाया जाए कोई गलती नहीं है तो कोई कार्रवाई ना की जाए। तो इसमें क्या गलत है? पूरे धरती का जो न्याय है वो तो यही है ना कि कोई आरोप लगाए तो उसकी जांच कर लीजिए। ये कौन सा कानून है या कौन सा न्याय है? अगर दुनिया में कोई इंसान इस बात को जस्टिफाई कर दे,
ऐसे तो मैं अभी आपको बोलता हूँ मोदी सबसे बड़ा चोर है, तो इसको आप जांचोगे ना, या ऐसे ही आप मैंने आरोप लगा दिया इसको सच मान लोगे? बताओ आप। अरे भाई कोई भी आदमी किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगा सकता है, ठीक है, तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कानून आप जू का तू रखो, जितनी सजा देनी है चाहो तो सजा को और बढ़ा दो, लेकिन पहले जांच तो कर लो। तो इसमें क्या गलत है? और आपको बता दूं, हम हमेशा यही बात रखेंगे, जो न्याय वाली बात है हमारी पार्टी और हम हमेशा वही बात रखेंगे और उसी का साथ देंगे। यानी शेर सिंह राणा ने साफ कहा कि राजपूत जो होता है वो न्यायप्रिय होता है और सबका सम्मान, इनका सब एक ही नारा है कि सबको सम्मान दिया जाएगा। और बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार इनकी पार्टी को जोरदार सफलता मिलेगी और सत्ता की कुंजी इनके पास में जरूर होगी। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।